Well, now see, in today's class, we are going to study about the urbanization of Arabia. अरेबिया में अर्बनाइजेशन कैसे शुरू हुआ, उन सब चीजों के बारे में समझेंगे. So the Islamic civilization flourished as a number of cities grew, and many new cities such as Kufa, Basra in Iraq, Fustat and Cairo in Egypt were founded. तो जो अर्बनाइजेशन हुआ इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे नए शहर बसाए गए जब इस्लाम का उदय हुआ. Means with the rise of Islam, several new cities came into existence, and these new cities were Kufa, Basra. Kufa and Basra both are in Iraq. Fustat and Cairo both are in Egypt. They were the new cities which were founded. अब आप जानते हो ये नए शहरों की विशेषता क्या थी? इन नए शहरों की विशेषता ये थी कि they were camp cities. इनको क्या कहा जाता था? They are called camp cities. अब आप सोचोगे कि ये camp cities क्या होते हैं? Camp cities. ये camp cities क्या है? Camp cities means the cities where the camps of soldiers are established. जहां कहीं भी soldiers के कैंप लगाए जाते हैं उन्हें हम camp cities कहते हैं. तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि सैनिक छावनियां, ठीक है, या दूसरे शब्दों में अगर आज के आधुनिक भाषा में हम बात करें तो कैंटोनमेंट्स, कैंट सिटीज जिनको हम कहते हैं. आप देखो कि अंग्रेजों के आने के बाद से उन्होंने बहुत सारे जगहों पर कैंट बनाए. हर एक शहर में उनका एक कैंट होगा. मिलता है कि नहीं? बनारस में है कैंट? नहीं पता सर. तो बनारस में कैंट तुम्हें पता ही नहीं है? यस सर, है कैंटोनमेंट. है सर. जी जी, वही वही उसी की बात कर रहा हूँ. सो इट मींस कैंटोनमेंट एरिया वो आपको हर शहर में मिलेगा. किसी किसी शहर में दो मिलेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानियों के ऊपर उनके विद्रोहों पर लगाम लगाने के लिए अंग्रेजों ने ये नियम बना के रखा हुआ था कि हर एक शहर में वो अपने सैनिकों को रखेंगे और वो कैंटोनमेंट एरिया कहा जाएगा. ठीक है. तो जैसे कैंटोनमेंट एरिया बनाने का जिम्मा अंग्रेजी हुकूमत ने उठाया था, वैसे ही इस्लामिक स्टेट्स भी आप जानते हो पूरी तरह से सैनिक स्टेट्स होते थे. वो सैनिक ताकत के ही दम पर नए नए जगहों को जीतते थे. तो इस तरीके से जो नए शहर बसाए जा रहे थे वो नए शहर भी सैनिक छावनियों के रूप में विकसित किए जा रहे थे. ठीक है. अरब सोल्जर्स they usually populated at a place. वहां पर कैंप लगाया जाता था, वहां पर अरब सोल्जर्स को रखा जाता था. तो इस तरीके से कैंप सिटीज के रूप में ये डेवलप होने शुरू हुए. जो भी शहर बनते थे वो कैंप सिटीज होते थे. फिर उसके अब इनको कैंप सिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि सैनिक होते थे, इस वजह से कैंप है. और सिटी इसलिए क्योंकि वहीं पे फिर बहुत सारी सुविधाएं डेवलप की जाती थी इन सैनिकों की. खाने पीने के सामान मिल जाए इनको रहने की सुविधाएं हो जाएं. इस तरीके से आज आप अभी देखो जैसे कि कैंटोनमेंट एरिया में जहां सैनिक रहते हैं, सैनिक छावनियों के आसपास ढेर सारी दुकानें और तमाम चीजें वो एस्टेब्लिश कराई गई हैं ताकि सोल्जर्स को असुविधा किसी प्रकार का ना हो. तो ये कैंप सिटीज बड़ी तेजी से डेवलप होने शुरू हुए और ये कैंप सिटीज बहुत हाईली पॉपुलेटेड भी होने लगे थोड़े ही दिनों में, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं बहुत हो गई. अगर बगदाद की हम बात करें तो बगदाद की पॉपुलेशन अराउंड 1 मिलियन पहुंच चुकी थी जो शुरुआती फेज में ही. तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है अपने जमाने की. 10 लाख के ऊपर की आबादी हो गई बगदाद में. द ओल्डर टाउन्स लाइक डेमास्कस, इस्फहान, समरकंद, they also received a new lease of life. पुराने शहर भी विकसित हो रहे थे. ऐसा नहीं था कि नए शहर तो कैंप सिटीज बसाए जा रहे थे, लेकिन पुराने वाले जो शहर थे, जो खास करके ट्रेडिंग टाउन थे, व्यापार के बहुत बड़े गढ़ थे. कौन कौन से? डेमास्कस, इस्फहान, समरकंद, इन सारी जगहों पर भी बहुत विकास हुआ. इसका मतलब कि जो ये मुस्लिम कल्चर है, इस्लामिक स्टेट्स हैं, वो सिटी लाइफ पे फोकस करते हैं, अर्बनाइज्ड लाइफ पे फोकस करते हैं. दे डू नॉट बिलीव इन विलेज लाइफ. ये गांव विकसित नहीं किए हैं, लेकिन शहर इन्होंने विकसित किया है.
Their size and population increased, supported by an expansion in production of food grains and raw materials like cotton, sugar, and all these things in urban manufacturing units. ये भी हुआ, शहरों में अक्सर करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए गए, फैक्ट्रियां लगाई गई जहां पर ढेर सारे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता था, फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। वास्ट अर्बन नेटवर्क डेवलप हो गया किसी भी शहर के आसपास। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि नए शहर बसाए गए जो कि कैंप सिटीज के रूप में है। पुराने शहरों में ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ाई गई। तीसरा काम क्या हुआ? तीसरा काम हुआ या तीसरी विशेषता आप कह लो शहर की, वो ये है कि हर एक शहर में 2 बिल्डिंग जरूर पाए जाएंगे। यानी कोई भी शहर इस्लामिक शहर होगा तो उसमें 2 तरह की बिल्डिंग्स जरूर मिलेंगी। These two were the necessary part of establishing any urbanization, any urban city. कौन कौन से 2 चीजें? एक तो होगा मस्जिद। कोई भी इस्लामिक शहर में आप चले जाओ, वहां पर एक मस्जिद मिलेगा जिसको हम कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क कहते हैं। एक ऐसा मॉस्क कहते हैं जो कि शहर के अक्सर करके बीचों बीच होता था। शहर भर के लोग उसमें फ्राइडे को नमाज पढ़ने आते हैं। दोपहर की नमाज जो फ्राइडे वाली होती है वो ऑलमोस्ट इन्हीं मस्जिदों में होती थी। और फ्राइडे को क्या कहते हैं बेटा? अरबी में क्या कहते हैं फ्राइडे? हिंदी में तो उसे शुक्रवार कहते हैं। आप बताओ फटाफट, किसको पता है? जुम्मा। हाँ, यस, फ्राइडे इज जुमा। तो जाहिर सी बात है कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए ये मस्जिद बनाई जाती थी। हर एक शहर में एक मस्जिद आपको मिलेगा। तो इस वजह से इस मस्जिद को कहा जाने लगा मस्जिद जुमा या जामा मस्जिद। समझे? जामा मस्जिद का नाम सुना है? यस सर। या इसे कभी कभी मस्जिद अल जामी भी कहते थे। तो मस्जिद अल जामी या मस्जिद जुमा या जामा मस्जिद, ये इनमें से कोई भी नाम पुकारा जाए, ये हर शहर में मिलेगा आपको। ऑलमोस्ट एवरी मुस्लिम सिटी, एवरी इस्लामिक सिटी हैज अ मस्जिद अल जामी। एक बड़ा सा मस्जिद जरूर होगा जो मस्जिद अल जामी के नाम से जाना जाएगा। दिस इज द वन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन एवरी सिटी। हर शहर में एक बिल्डिंग जरूर होगी, ठीक है? और दूसरी बिल्डिंग कौन सी? मैंने कहा था ना कि 2 तरह की बिल्डिंगें आपको जरूर मिलेंगी हर शहर में। पहला तो हो गया मॉस्क, दूसरा सेंट्रल मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस विद शॉप्स इन रोज। हर एक जगह पर आपको सेंट्रल मार्केट प्लेस मिलेगा। सेंट्रल मार्केट प्लेस को आप कह सकते हो कटरा, आप सबकी भाषाओं में जो कहा जाता है। आप हर शहर में देखोगे तो एक कटरा जरूर होगा। व्हाट इज दिस कटरा? दैट मीन्स द सेंट्रल मार्केट प्लेस, जिनमें जहां पर जो है एक सड़क होगी, सड़क के दोनों साइड में दुकानें लगी होंगी। तो इस तरह का दुकान यानी मार्केट प्लेस बसाया जाना, ये इन शहरों की विशेषताएं थी, ठीक है? इसमें मर्चेंट्स लॉन्गिंग्स, ऑफिसेस, मनी एक्सचेंजर, ये सारे लोग रहते थे। ये आपको हर शहर में मिलेगा। Cities were the homes to administrators, scholars, merchants and soldiers too. किसी भी शहर में ये लोग आपको जरूर मिलेंगे। कौन कौन? एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलेंगे, स्कॉलर्स मिलेंगे, मर्चेंट्स मिलेंगे। अब ये क्यों मिलेंगे भी? इसका सबसे बड़ा कारण है इनके मिलने का कि शहर में इतनी सारी सुविधाएं होती हैं कि हर कोई शहर में रहना चाहता है। बेसिकली कौन रहना चाहता है शहर में? प्रशासक, जिन्हें प्रशासन चलाना है, अधिकारी, वो शहर में ही रहेंगे। स्कॉलर्स, विद्वान, वो भी शहर में रहना पसंद करते थे। व्यापारी शहर में नहीं रहेगा तो व्यापार कैसे चलेगा उसका? तो आप यूं कह सकते हो कि शहर में ऑर्डिनरी लोग रहें या ना रहें, लेकिन ये 3 ग्रुप तो जरूर मिलेगा। इनके अलावा फिर सोल्जर्स भी रहते थे और सामान्य नागरिक भी
वो भी रहा करते थे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाते थे। अब आप समझो कि सबसे सेंटर में कौन रहेगा, सेंटर में तो एक मस्जिद है और मार्केट है, मस्जिद और मार्केट के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्कॉलर्स, मर्चेंट्स, जो पैसे वाले बहुत लोग हैं वो शहर के बीचों बीच रहेंगे। ऑर्डिनरी सिटीजन ये शहर के बाहर वाले हिस्से में रहेंगे, सोल्जर ये शहर के और बाहर वाले हिस्से में रहेंगे, ठीक है। दे हैड देयर लिविंग क्वार्टर्स इन आउटर सर्कल, हर एक शहर के एकदम किनारे किनारे ही रहते थे, फिटेड विद इट्स ओन मास्क। और ये ऑर्डिनरी पीपल अपना खुद का अलग मास्क बना के रहते थे, अपना इनका चर्च होता था या सिनेगॉज होता था। देन सब्सिडरी मार्केट्स भी लगते थे। सब्सिडरी मार्केट्स मतलब मेन मार्केट से अलग हटके छोटे छोटे मार्केट भी बनते थे। आप देखो जैसे बनारस में ही पकड़ लो, तो बनारस में एक तो मेन मार्केट होगा बीच का, लेकिन ऐसा थोड़ा ही कि उसको छोड़ के मार्केट ही नहीं है, साइड में हजारों मार्केट आपको मिलेंगे। तो ये साइड में छोटे छोटे मार्केट्स भी बनने लगे थे, ठीक है। पब्लिक बाथ ये भी बनते थे, स्विमिंग पूल जिन्हें आप कह सकते हो। और जहां पे शहर खत्म होता था पूरा, आउटस्कर्ट्स जिसको हम कहते हैं, शहर का एकदम बाहर का हिस्सा, वहां पर रहते थे अर्बन पुअर, ठीक है, गरीब, स्लम एरिया जिनको हम कहते हैं। आज किसी भी शहर में जाकर के देखो, जो स्लम एरिया होगा, जो मलिन बस्ती होगी, जो गरीबों की बस्ती होगी, वो हमेशा शहर के बाहर ही होगी। होता है कि नहीं होता? यस सर। हाँ, ये इस्लामिक जो सिटीज थे ना, उन्हीं की विशेषताएं हैं, आज तक भी ये चलता ही आ रहा है। मार्केट फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये भी शहर के बाहर ही होते थे। सब्जियों के ठेले वेले सब शहर के बाहर लगते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब्जियां बाहर से आती थी, गांव से आती थी, तो गांव से आएगी तो शहर के बीच में नहीं आती थी, शहर के किनारे किनारे ही आती थी। साथ में कारवां स्टेशन होते थे, यात्रियों के रुकने की जगह, वो भी शहर के ही बाहर होता था। अक्सर करके जो शहर होते थे वो फोर्टिफाइड होते थे, चारों तरफ से उसके दीवारें बनी होती थी। और कारवां स्टेशन शहर के बाहर बनाए जाते थे। इसका मतलब ये हुआ, कारवां स्टेशन वो प्लेसेस होते हैं जहां पर जो व्यापारी हैं या कोई भी यात्री है शहर में आ रहा है और रात हो गई, तो रात में शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, गेट पे चौकसी हो जाती थी, कोई अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे केस में उन्हें ठहरने की जगह शहर से बाहर मिलती थी, तो शहर के बाहर ही कारवां बनाए जाते थे, कारवां सराय जिन्हें हम कहते हैं, कारवां स्टेशन कहते हैं, इन कहते हैं। और साथ में शहर के बाहर ही एक और चीज होती थी, वो है अनक्लीन शॉप्स। अनक्लीन शॉप्स मतलब जहां पर मांस वगैरह बिकता है, ठीक है, डीलिंग्स विद इन टैनिंग एंड और बचरिंग, तो इस तरह के काम करने वाले ये भी शहर के बाहर रहते थे, बीच में नहीं रखे जाते थे। तो जितने भी मांस वगैरह की दुकानें होती थी सब बाहर होता था। Beyond the city walls were the inns for the people rest when the city gates were shut and cemeteries. शहर के गेट के बाहर आपको सिटी इन मिलेंगे, मतलब शहर के जो सराय हैं वो मिलेंगे। खास करके इनका इस्तेमाल तब होता था जब कोई यात्री, कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति शहर में आना चाहता है लेकिन आने में लेट हो गया, दरवाजे बंद हो गए, तो बाहर रुक लो। और सिमेट्रीज ये भी बाहर ही होते थे। सिमेट्रीज क्या होते हैं? कब्रगाह, हाँ ये शहर के बाहर ही होंगे। कब्रगाह क्यों शहर के बीचों बीच हो? तो किसी जमाने में ये था, लेकिन अब धीरे धीरे जब शहर बहुत विकसित हो गए, उससे बहुत बड़े हो गए, तो ये सारी चीजें अब अंदर आ गई। मान लो कि पहले शहर बहुत छोटा सा होता था, इतना बड़ा सा शहर था, तो यहाँ पर कब्रगाह यहाँ पर हुआ करता था। अब शहर इतना बड़ा हो गया तो वो कब्रगाह तो चला गया बीच में। हाँ, इवन इतना ही नहीं, अगर यहाँ पर भी कोई चीज होगी और शहर बहुत बड़ा हो जा रहा है तो वो भी लपेट करके चला जाएगा बीच में। तो दिस इज एक्चुअली बीइंग मींस हैपन, आजकल हो रहे हैं ऐसा। आपको शहरों के बीच बीच में इस तरह के कब्रगाह वगैरह मिल जाएंगे। ये किसी जमाने में शहर के बाहर हुआ करते थे, लेकिन शहर बढ़ करके इनको अपने आगोश में ले लिया है। So this is what you have to understand. Next topic is कॉमर्स इन अरेबिया। तो ये समझ में आया शहर कैसे बसते थे। तो शहरों की ये जो विशेषताएं मैंने अभी बताई हैं, इन्हें आप याद कर लो फटाफट, कि बहुत सारे कैंप सिटीज बसाए गए, पुराने वाले शहर भी जो ट्रेड के रूप में बहुत फ्लरिश किए, लाइक डेमास्कस, इस्फहान, समरकंद।
देन किसी भी शहर में 2 खास बिल्डिंग होती थी, मास्क होता था, सेंट्रल मार्केट प्लेस होता था। किसी भी शहर में एडमिनिस्ट्रेटर, स्कॉलर्स, मर्चेंट्स और पैसे वाले लोग ये शहर के बीचों बीच रहते थे। ऑर्डिनरी सिटीजन्स वो शहर के किनारे वाले हिस्सों में रहते थे। और जो है शहर के आउटर सर्कल पे सब्जी और अनक्लीन शॉप्स, ये सब चीजें वहां पे मिला करती थी। आउटस्कर्ट्स के लोगों के लिए अपनी खुद की मास्क हुआ करते थे, चर्च हुआ करते थे, पब्लिक बाथ हुआ करते थे। आउटस्कर्ट्स के बाहर जो है वो अर्बन पुअर रहा करते थे, जो सबसे गरीब लोग हुआ करते थे, वो सब वहां पे रहा करते थे। कारवांसराय बनाए जाते थे जो कि शहर के गेट से बाहर ही होते थे। सेमेट्रीज होती थी, वो भी शहर के गेट से बाहर ही होती थी। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी शहरों की विशेषताओं में जब पूछा जा रहा है। The next topic is commerce in Arabia. अब हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे कि अरेबिया में कॉमर्स कैसे चला। किसका माइक पड़ रहा है? जनवरी में आ जाए। Whose mic was on? सारे लोग वीडियो मोड पे रहो पहली चीज तो, and keep your mic off. Anyway, let's move. So commerce in Arabia, let's see. कॉमर्स में कैसे ग्रोथ होती है अरेबिया में? तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड अर्बन डिमांड फॉर फूड स्टफ एंड लग्जरीज enlarged the circuit of action. Geography also favored the Muslim Empire, which spread between the trading zones in the Indian Ocean and Mediterranean. Commerce के लिए इस्लामिक एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इस्लामिक एम्पायर जो है वो डेवलप हुआ था अरेबिया में। और अरेबिया आप जानते हो, अरेबिया का लोकेशन तो देखा ही है। अरेबिया का लोकेशन ही ऐसा है जहां पर ट्रेड बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसके दोनों साइड से 2 बड़े बड़े जो है सागर निकला करते हैं। ये देखो अरेबिया। अब अगर यहाँ पर कोई चीज डेवलप हो रही है, कोई शहर बस रहा है, तो उसको ये वाला रास्ता भी मिल जाएगा और ये वाला रास्ता भी मिलेगा। ये है पर्शियन गल्फ और ये है रेड सी। ये दोनों ही आते हैं अरेबियन सी में। और फिर अरेबियन सी से इंडिया, इंडियन ओशन, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। तो ये एक चीज है जिसे आप ध्यान से देख लो, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि व्यापार के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह हुआ करती थी, या ये एम्पायर, अरेबियन एम्पायर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था व्यापार के लिए। और जो शहर की बात हमने करा था, जैसे ये फस्टैट, ये कैरो, ये दोनों इजिप्ट में है, हमने बात करी थी। इसके अलावा डेमास्कस है, बगदाद है, इस्फहान है, ये सारे ईरान में, ये दोनों इराक में है, डेमास्कस और बगदाद, और उसके बाद ईरान में ये इस्फहान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी अपने जमाने में। सबसे ज्यादा प्रॉस्परस शहर यही हुआ करते थे, खास करके 8th-9th सेंचुरी एडी में। तो यूं कह सकते हैं कि ज्योग्राफी भी मुस्लिम एम्पायर का बड़ा फेवर करती थी, क्योंकि इनका इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन दोनों से बेहतरीन कनेक्शन हो सकता था, वो भी 2-2 रास्तों से। ठीक है, मेडिटेरेनियन, ये मेडिटेरेनियन, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन, और ये रहा अरेबियन सी, और नीचे इंडियन ओशन। तो यहां से जो कनेक्ट था, वो कनेक्ट एक तो ये था, और दूसरा कनेक्ट ये था कि यहाँ पर ये जो नदी बहती थी, एक टिग्रिस ऊपर से और यूफ्रेट्स नीचे से, तो ये यूफ्रेट नदियां आकर के पर्शियन गल्फ में मिलती हैं, जो आगे चल करके अरेबियन सी और फिर इंडिया, इंडियन ओशन, इन जगहों से आ सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द ज्योग्राफी ऑफ अरेबिया फेवर्ड द ट्रेड। हाई वैल्यू गुड्स suitable for long distance trade such as spices, textile, porcelain, gunpowder, ये वो चीजें थी जिनका व्यापार अरेबियंस करते थे। अच्छा, व्यापार जानते हो क्या होता है? व्यापार का मतलब होता है सामान खरीदना और सामान बेचना।
उसको प्रोड्यूस करना नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन इज मैन्युफैक्चरिंग नॉट ट्रेड। तो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग में अंतर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना, और ट्रेड का मतलब सिर्फ बेचना, एक जगह से खरीदा दूसरी जगह बेच दिया। तो अरेबियंस वो ट्रेडर्स नॉट मैन्युफैक्चरर्स, ये चीजों को बनाते नहीं थे, ये सिर्फ बेचते थे। तो जाहिर सी बात है ये चीजें कहीं तो बनती होंगी जहां से वो खरीद के बेचते थे। तो ये चीजें बनती थी इंडिया में, ये चीजें बनती थी चाइना में। तो चाइना एंड इंडिया पर तो मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स। लेकिन इन प्रोड्यूसर्स से, इन मैन्युफैक्चरर से चीजों को लेकर के और आगे बेच देना, ये काम हुआ करता था अरेबियंस का। अब आप सोचो कि फायदा इसमें किस में ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में, या फिर सिर्फ बेचने में? ट्रेडर्स को ज्यादा फायदा है या फिर प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर को? कौन बता रहा है मुझे? है किसी के पास कोई आंसर, कोई तर्क, कोई लॉजिक? कौन ज्यादा फायदा उठाएगा, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर? किसको फायदा ज्यादा होगा? नो आंसर? चलो आप लोग जब तक नहीं बताते हो फिर मैं भी नहीं बताता हूं आगे। ये आंसर तो लेना ही है आपसे। सर ट्रेडर। और कोई? सर प्रोड्यूसर। और कोई? ट्रेडर। ट्रेडर्स, दो लोग ट्रेडर्स के फेवर में हैं। ट्रेडर्स। तीन हो गए ट्रेडर्स के फेवर में। क्यों? अच्छा, ट्रेडर्स क्यों? सर क्योंकि वो लोग सामान को डायरेक्ट खरीद कर और बेचने ले जाएंगे सर, तो सामान महंगे में बेचते हैं सर। हम्म। तो वो तो चलो ठीक है कि वो सामान को महंगे में बेचेंगे। प्रोड्यूसर के पास तो और पैसे होने चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा है। मान लो जैसे एक तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मैंने प्याज खरीदा और प्याज बेचा। तो मैंने प्याज 70 में खरीदा, 80 में बेचा, 10 रुपए मुझे फायदा हो गया। हम्म। लेकिन जो पैदा कर रहा है, हो सकता है वो 20 रुपए लगा करके वो सामान पैदा करे और 70 में बेचे, उसको तो 50 फायदा हुआ। तो प्रोड्यूसर को ज्यादा फायदा हुआ या ट्रेडर को ज्यादा फायदा हुआ? सर ट्रेडर को ले जाने में भी खर्च आएगा सर, वहां से इंडिया से या चाइना से जहाँ भी ले जाएगा। हाँ, ये भी सही बात है। फिर भी खैर वो जब बेचेगा तो कुछ फायदा लेके ही बेचेगा, घाटे में तो नहीं जाएगा चाहे इतना खर्चा करे। सर फायदा दोनों को ही होगा, पर एक को ज्यादा होगा। किसको ज्यादा होगा? प्रोड्यूसर सर। बिल्कुल गलत जवाब। हमेशा फायदा ट्रेडर को ज्यादा होता है, प्रोड्यूसर्स को ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। उसके कारण समझो। देखो, प्रोडक्शन में टाइम लगता है, ट्रेड में टाइम नहीं लगता, है ना। प्रोडक्शन में जैसे आपको जो है गेहूं पैदा करना है, तो अब गेहूं ऐसा नहीं आप कर सकते हो कि आप आज जो है 10,000 रुपए की भर्ती लगा करके और कल आपने 20,000 का गेहूं निकाल लिया। नहीं, निकलेगा 20,000 का, लेकिन वो 4 महीने बाद निकलेगा। ट्रेडर ट्रेडर आज खरीदेगा और कल बेच देगा। तो अगर वो जो है 1,000 भी फायदे में बेच रहा है, तो इस हिसाब से वो 25-50,000 का जब महीने भर में बेच देगा, तो हर 10,000 पे 1,000 का फायदा हुआ। तो आप समझ लो कि वो 50,000 का बेचा हुआ है तो 5,000 का फायदा हो गया। 5 लाख का बेचा हुआ, 50,000 का फायदा ले लिया। तो इसका मतलब वो तुरंत फायदा ले लेगा, उसको क्विक गेन होगा। लेकिन प्रोड्यूसर को हमेशा साल भर में वो एक ही बार गेहूं ले पाएगा, एक ही बार चावल ले पाएगा। तो उसको तो 12 महीने में जो चीज मिल रही है, ट्रेडर को हर महीने मिल रही है। ये फायदा है। दूसरा, रिस्क। ट्रेडर को 0 रिस्क है, और
प्रोड्यूसर को 100% रिस्क है। प्रोड्यूसर को फायदा बढ़िया हो सकता है, लेकिन अब ये कि 10,000 का वो अगर भर्ती लगाए और 50,000 का गेहूं पैदा हो तब ना, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ ऐसा हो गया, गाय चर गई, तो उसका तो 10,000 चर गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला, जीरो। ट्रेडर के साथ ऐसा नहीं है, अगर वो 10,000 लगाएगा तो 10,000 का सामान लेगा तभी देगा, बिना सामान लिए नहीं देगा कि वो पैसा दे दे और आप कह देंगे नहीं गेहूं चर गया आप नहीं देंगे। वो तो गेहूं हाथ में ले लेगा भैया, तब पैसा देगा आपको। तो इसका मतलब ट्रेडर हमेशा तब देगा पैसा जब उसे सामान मिल चुका होगा। कभी कभी तो सामान लेकर के बेच लेता है तब जाके पैसा देता है, तो इस तरह से उसका फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। ठीक है, और यही कारण है कि जो ट्रेडर्स हैं वो हमेशा फायदे में है, प्रोड्यूसर्स वो घाटे में जाता है, मैन्युफैक्चरर वो भी फायदे में होता है, मैन्युफैक्चरर भी अक्सर करके फायदे में होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो रॉ मटेरियल कहीं और से ले रहा है और उसको प्रोड्यूस कर दे रहा है किसी और चीज में, वो मैन्युफैक्चरर कर दे रहा है, तो वो फायदे में है। जैसे आलू उगाने वाला किसान आत्महत्या करता मिलेगा, लेकिन उसी आलू का चिप्स बनाने वाला वो आत्महत्या नहीं करेगा। आलू चाहे 500 रुपए किलो हो जाए फर्क नहीं पड़ता, उसको कौन सा देना है, उसको तो बस एक आलू में 4 ठो चिप्स बना करके और एक पैकेट में डाल करके और 20 रुपए में बेच देना है, उसको कहाँ घाटा लगने वाला है। जो घाटा लगेगा वो आलू वाले को जाने, वो जो पैदा कर रहा है वो मरेगा। ठीक उसी तरह से सब्जी उगाने वाला वो घाटे में हो सकता है, वो गरीबी झोपड़ी में रह सकता है, लेकिन उसी सब्जी का जो है होटल चला रहा है जिसमें वो सब्जियां खिला रहा है, होटल वाला घाटे में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही भिंडी जो अब 20 रुपए में जो है किलो में बेचने के लिए ठेला लगा करके दिन भर चिल्लाता है आदमी, उसी भिंडी की 5 भिंडी की वो सब्जी बना करके 100 रुपए में बेच देगा। तो सिंपल थिंग इज कि जो ट्रेडर होगा वो घाटे में नहीं आएगा, प्रोड्यूसर वो हमेशा घाटे में आएगा। ये कौन थे? अरेबियंस कौन थे? ये ट्रेडर थे, तो इनको घाटा होना ही नहीं था, इस वजह से ये बहुत डेवलप कर गए। ये स्पाइसेस, टेक्सटाइल, पोर्सलेन, पोर्सलेन समझते हो, ये चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है, ये सब ये चाइना से खरीदते थे, इंडिया से लेते थे। स्पाइसेस और टेक्सटाइल कम से कम इंडिया से जाता था, पोर्सलेन चीनी मिट्टी का बर्तन और गन पाउडर ये आता था चाइना से। ये उठा करके ये रेड सी से एडन पोर्ट पे ले आते थे, धाब पोर्ट पे ले आते थे, या पर्शियन गल्फ से निकलते थे तो सिराफ और बसरा ये पोर्ट थे, यहां पर रुकता था, सामान बिकता था। फिर यहां से कारवां पे उठाया जाता था, यानी समंदर के किनारे किनारे जहां तक समंदर है वहां तक तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये लादेंगे ऊंटों पर, और ऊंटों से फिर वेयर हाउसेस पहुंचाए जाते थे, बगदाद, डेमास्कस, अलेप्पो, इन सारे जगहों पर, वहां से लोकल कंजम्पशन के लिए आगे बेचा जाता था। तो इस तरह से जो इनका ट्रेडिंग नेटवर्क था वो बहुत ही प्रॉस्परस था। The caravans passing through Makkah got bigger whenever Hajj coincided with the sailing of season. मक्का से जो कारवां होके गुजरता था वो बहुत बड़ा कारवां होता था। क्यों? अक्सर करके मक्का के कारवां के साथ हज करने वाले यात्री भी जुड़ जाते थे, यानी व्यापारियों के साथ साथ तीर्थ यात्रा वाले भी लग गए, तो वो कारवां बहुत बड़ा हो जाता था। और पहले लोग चलते भी थे कारवां में ही। कारवां में चलने का मतलब हुआ कि ग्रुप्स में चला करते थे, अकेले नहीं यात्रा करते थे, रिस्की बहुत होता था ना। Then at the Mediterranean end, these trade routes exported to Europe from the port of Alexandria, where they were handled by Jewish merchants whom trade directly with India. कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी थे, कुछ ज्यूज थे जो कि सीधे डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड करते थे, और ज्यादातर ऐसे थे जो अरेबियंस के माध्यम से ट्रेड किया करते थे। तो अरेबियंस जो है वो इंडिया चाइना से सामान उठाते थे, पूरे इस्लामिक स्टेट्स में बेचते थे, लाइक अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, जो है अफ्रीका के बहुत सारे इलाके हो गए, इजिप्ट वगैरह, और लास्टली यूरोप में भी जो सामान जाता था वो अरेबियन से ही पहुंचाया करते थे। तो अरेबियन जो है वो अपने जमाने के सबसे बड़े व्यापारी हुआ करते थे, ट्रेडर्स होते थे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज द फैक्ट।
From 10th century onward, Red Sea route gained importance due to the rise of Cairo as a center of commerce and power. जब से कैरो शहर बसाया गया, बहुत पावर उसका बढ़ा। इजिप्ट में है ना, इजिप्ट में ठीक ऊपर आप देखोगे तो कैरो मिल जाएगा, ये है कैरो, ठीक है। तो जब से ये कैरो और फस्टेड ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तब से ये जो रेड सी का रूट था वो सबसे ज्यादा बिजी रूट हो गया, इतना बिजी हो गया। अच्छा, ये उसी जमाने में नहीं, इसका इंपॉर्टेंस आगे चल करके भी बहुत समय तक रहा है, ठीक है। दुनिया की एक सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम नहरों की बात करें तो एक है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल भी यही बनाई गई है, दिस इज कॉल्ड स्वेज कैनाल। ये स्वेज कैनाल क्यों बनी हुई है? ताकि रेड सी में जो व्यापार हो रहा है उसे जमीन से न ले जाना पड़े, वो सीधे के सीधे समंदर ही मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें इसी वजह से, क्योंकि यहाँ का ट्रेडिंग इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। Toward the eastern end, caravan of Iranian merchants set out from Baghdad. तो ये जितनी भी चीजें आज आपको बताई गई हैं, खास करके ट्रेड से रिलेटेड, आई थिंक द टाइम इज अप, सो विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट टाइम।